तो हम यहाँ केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट को समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने रेजोनेंस पढ़ा था, लेकिन हमें पढ़ना था रेजोनेंस इफेक्ट। तो अभी हम यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। इसके पहले ये समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, वो किस कारण से होते हैं। दो कारण हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। एक है इलेक्ट्रॉन के भीतर ही कुछ ऐसा मॉलिक्यूल के भीतर ही कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और सबस्ट्रेट। इनके भीतर ही कुछ ऐसे एटम्स या सबस्ट्रेट है जिनके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपने जगह को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है जिनके कारण एटम्स में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इन दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ, कौन इन्फ्लुएंस करेगा? अटैकिंग रिएजेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि इनका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये भी पढ़ा था कि ये पूरा इफेक्ट ही क्या है, ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आता है ये पूरा ही टेम्पोररी इफेक्ट है। जैसे ही हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस चला जाएंगे तो ये इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खुद से अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। तो ये टेम्पोररी है इफेक्ट। ये हमें समझ कर रखना था कि ये टेम्पोररी इफेक्ट है और ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट। इस परमानेंट इफेक्ट में हमने एक पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हमें पढ़ना था रेजोनेंस इफेक्ट। इस रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमने पिछले वीडियो में रेजोनेंस को बहुत डिटेल में समझा है। अभी यहाँ हम रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, इस रेजोनेंस के कारण क्यों इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के भीतर, जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो हम समझेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, वो भी एक परमानेंट इफेक्ट है। ये तीनों ही परमानेंट इफेक्ट है जिनके कारण इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस इफेक्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड बन जाते हैं, पोलरिटी आ जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल में, वो देखते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट अब पढ़ेंगे। इनका डेफिनेशन है, पहले वो देख लेते हैं। तो ये है इनका डेफिनेशन कि द रेजोनेंस इफेक्ट इज डिफाइंड एज द पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी बनेगा, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इधर पोलरिटी होगा, एक पॉजिटिव साइड हो जाएंगे, एक नेगेटिव साइड हो जाएंगे। लेकिन ये इंडक्टिव इफेक्ट के कारण नहीं, ये रेजोनेंस इफेक्ट के कारण हो रहे हैं। क्यों होंगे? पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड्स। तो ये एक ऑप्शन है कि दो पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से हो जाए, या फिर और बिटवीन अ पाई बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों के इंटरेक्शन से हो सकता है, या तो पाई बॉन्ड और दूसरे पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से भी रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट हो सकता है, जिनके कारण एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड बन जाए मॉलिक्यूल में, या तो फिर एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से भी हो सकता है रेजोनेंस इफेक्ट, जिनके कारण एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड बन जाए हमारे मॉलिक्यूल में। तो इसी को ही तो पोलरिटी कहते हैं। और पोलरिटी कब होगा? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को रिजल्ट करेगा पोलरिटी। देयरफॉर हमारा एटॉमिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट करेंगे। तो ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है। और ये रेजोनेंस इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, यहाँ पर हमने पहले ही देखा है। एक इफेक्ट को हम करेंगे प्लस आर इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा होगा हमारा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव
रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को हम प्लस आर इफेक्ट से भी डिनोट करते हैं और नेगेटिव रेजोनेंस को माइनस आर इफेक्ट से। अब एक एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के लिए हमने एक कंपाउंड लिया है ऐसा, ये हमें सबको पता है ये क्या है, ये है एनिलीन। अब नाइट्रोजन के पास तो 2 लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन, ये हमने थोड़ा थोड़ा सीख कर रखा है कि नाइट्रोजन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके वैलेंस ऑर्बिटल में। तब तक ये कैसे रहते हैं, इनके खुद के 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूट्रल है। इस 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन से इन्होंने ये बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने हाइड्रोजन के संग किया बॉन्ड और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के संग। तो इनका ये है NH2, एक फिनाइल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है। इतना हमें ये समझ आ रहा है। अब इनमें कैसे रेजोनेंस होंगे और इस रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कैसे बनेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। अभी तक फिलहाल इनमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं है, कहीं भी प्लस या माइनस साइन नहीं है। अब हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू करेंगे और वो रेजोनेंस हमने जो अभी तक पढ़ा था उनके यूज़ करके। तो देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ किन के बीच में इंटरेक्शन होता है। इन्होंने कहा 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होंगे या एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो हमारे यहाँ इस केस में एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ये लोन पेयर उठकर यहाँ आ जाता है और ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से उठकर इनके ऊपर आ जाएंगे, इनके ऊपर मतलब ये वाले कार्बन के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, जो मिलेगा हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ N मिलेगा, H2 मिलेगा, साथ में यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से डबल बॉन्ड में आ गए। ये हमारा कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे ये इस साइड तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही बना देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ इस कार्बन 2 कार्बन के बीच में थे ये उठकर इस कार्बन के पास चले आए। तो यहाँ पर मैं इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना देता हूँ और बाकी सब ऐसे ही है नॉर्मल ये। तो इस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला है। यहाँ पर इस कार्बन पे हमने एक माइनस साइन भी हमें देना है, ये माइनस साइन। अब ये क्यों माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि इनके पास हम जानते हैं कार्बन कैसा होता है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खुद के, लेकिन इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कैसे, यहाँ पर हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये हर एक कार्बन, ये इस कार्बन के पास तो NH2 है, बाकी ये और ये 5 कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगा है जो हम नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, साथ में यहाँ इस कार्बन के संग बॉन्ड और यहाँ इस कार्बन के संग बॉन्ड। तो इन्होंने ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है। 3 बॉन्ड मतलब इनके खुद के उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टी ने ला कर दिया है। तो इन्होंने 3 बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन इनके खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लोन पेयर उठ के यहाँ आए। ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन उठकर एज ए लोन पेयर आए। तो इनके पास 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ये नेगेटिव चार्ज हो गए। ये हमें समझ आया। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम देखते हैं कोई दूसरे एंग से। इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, अब ये जो डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इस डबल बॉन्ड पे यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठकर इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे फिर से कौन सा मूवमेंट हो रहा है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में मूवमेंट हो रहा है। ऐसा होने के बाद ये क्या बनेगा देखते हैं। ये जब यहाँ पर बॉन्ड बना दे रहा है तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसे दे दिया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन चुका है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ख़त्म, मतलब नेगेटिव चार्ज ख़त्म। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर या ये वाले इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गए, तो यहाँ पर फिर से
नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ जैसे था वैसा ही। तो ये हमारे हो जाएंगे, ये एरो जो हमने बनाया वो एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इनमें और भी काम हो सकता है। अब हम ब्लैक्स दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उठकर अगर यहाँ से यहाँ चले आए, कहाँ पर चले आए, यहाँ से उठकर ये वाले पे, और ये इलेक्ट्रॉन मीन्स पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए, तो हमें क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। NH2, फिर से डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसा, यहाँ पर तो ये था ही था, ये यहाँ से डबल लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड बना दिया, और यहाँ के जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो उठकर यहाँ लोन पेयर बन जा रहे हैं, तो यहाँ हमने लोन पेयर बना दिया, और ये फिर से माइनस चार्ज, ऐसा होगा। अब यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो सकता है, अब जो हम ब्लू से दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर फिर से यहाँ आएंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे वो उठकर कहाँ चले जाएंगे, इनके ऊपर। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें फिर से ऐसा कुछ मिलेगा। यहाँ पर मैं ब्लू से बना के दिखा रहा हूँ। NH2, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर रह रहा है, ये बॉन्ड भी यहाँ पर रह रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर इनके ऊपर आ गए, मतलब यहाँ पर। अब मैं अगर इस एनिलीन को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से ऐसे देखते हुए यहाँ तक आऊँ, तो इस एनिलीन और इस एनिलीन में क्या डिफरेंस है, इनमें यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, बीच में एक एक, और यहाँ पे बॉन्ड के सिर्फ पैटर्न अलग हो गए, मतलब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर ऐसे आ गए। अब हम क्या देख सकते हैं, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स है। जब तक ये वाले फॉर्म में थे, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर है, इनको यहीं पर कहीं एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब तक ये यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्म में थे, ये सारे में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा जो एज n है ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मैंने बनाना भूल गया, ये n हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। कैसे, क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, n में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 खुद के, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो n दो बॉन्ड तो यहाँ से एच के साथ बना रहे हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ इन्वॉल्व है, और दो बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं, तो ये एक मतलब 1 2 और 3 4, मतलब टोटल n के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 कैसे समझ आ रहा है ना, यहाँ पर समझ सकते हैं कि n के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे, तो n के खुद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 होने चाहिए थे 5, तो इसलिए हमारा ये n प्लस है। सिमिलरली ये n भी प्लस है, ये n भी प्लस है, जब तक इनके पास 2 लोन पेयर उठकर फिर से 1 लोन पेयर उठकर फिर से ना चले जाए, तब तक ये हमारा n प्लस है। तो उस तरीके से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी प्लस है, और हमारा ये ब्लैक वाला भी प्लस है। फिर ये जब हमने ब्लू वाला बनाया है लास्ट में, तो ये फिर से न्यूट्रल होगा। जैसे ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, इनमें क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मैं आऊँ तो रेजोनेंस हो गया। देखिए यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर्स है इसे हम कहते हैं किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यही हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, और इन स्ट्रक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में हमें क्या मिला, पोलरिटी मिल रहा है। देखिए ये n प्लस हो जा रहा है, ये पूरे आइटम प्लस, और यहाँ माइनस, और माइनस भी यहाँ पर हमारे रिंग के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ इस पोजीशन से इस पोजीशन, इस पोजीशन से इस पोजीशन, ऐसे करके ये 3 पोजीशन में, कौन कौन 3 पोजीशन, ये एक ऑर्थो पोजीशन, ये एक पैरा पोजीशन, और ये फिर से ऑर्थो पोजीशन, इस 3 पोजीशन में हमारे नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहे हैं।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन पोलरिटी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये पॉजिटिव साइड हो गया, नेगेटिव साइड। इसे अब हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये NH2 ने क्या किया, इस NH2 ने हमारे रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को पंप कर दिया, इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया। तो अगर रिंग के नज़र से देखें तो इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहा है, तो ये प्लस आर इफेक्ट है। यहाँ भी क्योंकि इनके कारण इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आया है, यहाँ नेगेटिव, थोड़ी देर बाद यहाँ नेगेटिव, थोड़ी देर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ चला गया ऊपर, फिर थोड़ी देर बाद ये फिर से रिपीट होगा, ये नेगेटिव, फिर वैसे ऊपर। तो यहाँ एक पोल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये परमानेंट इफेक्ट है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो ये हमने यहाँ पर देखा। ऐसे और भी कुछ पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट वाले ग्रुप के अगर हम नाम लें, तो जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं तो उनका एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले हमारे पास हेलोजन, जिनमें एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इनके एग्जाम्पल्स है OH, OR, OCOR, फिर है NH2, NH8, NR2। तो ये सारे हमारे प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। एक माइनस आर इफेक्ट को भी समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्लस आर इफेक्ट वाले ने क्या काम किया, इन्होंने रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को पंप किया। ये रिंग के जगह अगर हमारे पास एक चेन होता तो उस चेन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को पंप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं, तो इसलिए प्लस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में देखते हैं क्या होता है। उसे समझने के लिए अब हम माइनस आर इफेक्ट वाले एक कंपाउंड को लेंगे, जो है हमारा नाइट्रो बेंजीन। एन इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमने क्या बनाया, एक नाइट्रोबेंजीन बनाया। इनमें से ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। इनमें अब हम इलेक्ट्रॉन नाइट्रोबेंजीन, इनमें अब हम इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर इनके पास चले जाएंगे, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर किनका मूवमेंट हो रहा है, ये दोनों ही डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट हो रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था ना कि ये पोलरिटी क्यों प्रोड्यूस होगा, बिकॉज इंटरेक्शन ऑफ द टू पाई बॉन्ड और बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो यहाँ पर तो एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर मिलकर घूम रहे थे और काम हो रहा था। यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड ही मिलकर घूमेंगे और काम होगा। देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ, और यहाँ से डबल बॉन्ड उठकर यहाँ, तो क्या हो रहा है देखते हैं। हमें मिलेगा एक नाइट्रोजन तो है ही, यहाँ पर दो बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर जैसे था वैसा ही। यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड चला गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ऐसे। ओके, और यहाँ पर दो लोन पेयर भी आके बैठ जाते हैं, और ये ऐसे। इस बॉन्ड को कुछ असर नहीं हुआ है, ऐसा ही है, और इस बॉन्ड को कोई असर नहीं हुआ, ऐसा ही है। लेकिन इस कार्बन को अगर मैं देखूँ तो इनका तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज भी फिर होना चाहिए कहीं, वो नेगेटिव चार्ज हमारा ये इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचेंगे कैसे हो गया ये नेगेटिव चार्ज, क्यों हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए पहले ये समझते हैं इधर कैसे इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट थे। इनमें कोई चार्ज नहीं था, इनका मतलब कि इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे खुद के, और तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के मैं बना देता हूँ। यहाँ 1, ये 2,
ये 3 4 और यहाँ 5 यहाँ 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके खुद के हमने बनाया। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके हमने बना दिया। कैसे है, यहाँ पर 1 2 ये 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इनके खुद के हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल थे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ आ गए तो अब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन प्लस पहले से जो ये 2 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर थे वो भी मैं बना देता हूँ। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए इस केस में, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके खुद के, इनको होना चाहिए था इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन का क्या है, ये सारे कार्बन यहाँ पर है ना हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। ये कार्बन में एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, दूसरा ये कार्बन यहाँ बॉन्डेड है, यहाँ बॉन्डेड है, मतलब इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये तीन चीज़ों के संग बॉन्डेड है। और इनके जो और एक इलेक्ट्रॉन थे इस बॉन्ड में, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नाइट्रोजन के पास चले गए, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया, ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। और इस बार क्या किया है NO2 ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, बाहर की तरफ ले गए, क्योंकि रिंग से बाहर ले गए, ये रिंग पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। यहाँ पर रिंग के अंदर पंप कर रहे थे, इसलिए ये रिंग नेगेटिव चार्ज हो रहे थे। तो जो पंप करेंगे इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएंगे वो पॉजिटिव आर, जो इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे रिंग से, पॉजिटिव बना देंगे रिंग को, वो नेगेटिव आर। तो यहाँ पर नेगेटिव आर इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, इस बार फिर से कोई दूसरे कलर से देखते हैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अब कैसे होने वाला है। सेम सी बातें हैं, ये वाले जो डबल बॉन्ड है उठकर यहाँ से यहाँ आएंगे इस लोकेशन में। अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, हमें NO, अब इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं दिखाऊंगा, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ आ गया और यहाँ से डबल बॉन्ड उठकर जब गए हैं तो इस कार्बन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इधर डबल बॉन्ड बना रहा था, इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इस कार्बन को फर्क पड़ा कि इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और इस कार्बन को फर्क पड़ा कि इनका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये फिर से पॉजिटिव चार्ज। और ये तो जैसे पहले था वैसे ही। यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, उसे अब हम ब्लैक से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या कैसे मूवमेंट हो रहा है कि ये वाले डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ पर चले आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा था, अब इधर बना रहे, लेकिन यहाँ इनका एक इलेक्ट्रॉन चला गया और इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण इनका चार्ज न्यूट्रल हो गया और इनका चार्ज प्लस हो जाएगा। फिर से वही बनाऊंगा, N एरो देकर ऊपर, सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर एक प्लस चार्ज फिर से आ रहा है। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। और यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं आया है, इलेक्ट्रॉन्स के एक एटॉम के भीतर जो जो एलिमेंट्स थे वही मिलकर ही इनमें डिस्प्लेसमेंट ला दे रहे हैं, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट है। ओके, इनमें भी फिर एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर से उसे ब्लू से ही दिखाते हैं। कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये डबल बॉन्ड उठकर फिर यहाँ आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे सब में ऐसे ही थे ना, तो इनके पास भी होगा ऐसे ही 1 2, या ब्लैक से ही दिखाता हूँ, तो इनके पास भी पहले से ही था ऐसे 1 2 3 4 और 5 6। इनके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वापस अपने जगह पे आ जा रहे हैं ऐसे, यहाँ से उठकर यहाँ। अगर ऐसा हुआ तो हमें कैसा मिलेगा कंपाउंड, ऐसे यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड बना रहे ओ, अब डबल बॉन्ड यहाँ बना रहे हैं तो ये 2 और ये 2 बच गए इनके पास, ये 2 ऊपर और ये 2 साइड में, ठीक है। इनका चार्ज भी खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 और 5 और 6 खुद के अब 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास, इनका चार्ज भी खत्म। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड बना रहे थे अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ दे रहा है ये।
अब देखिए ये ऐसे था, ये ऐसे था, वैसे ही रह रहे और हमारे पास ये एक डबल बॉन्ड वाले यहाँ पर आकर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नाइट्रोजन के संग बना रहा था डबल बॉन्ड, अब वो इस कार्बन के संग बनाएंगे। ये नाइट्रोजन को क्या हुआ, इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि यहाँ से इनके एक इलेक्ट्रॉन चले गए लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल गया, तो इनके पास अभी भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल है। और इस कार्बन को क्या हुआ, इस कार्बन को एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया इस डबल बॉन्ड के कारण, तो इनका चार्ज खत्म, तो ये ऐसे बन गए। अब क्या हुआ, ये दोनों चार्ज खत्म, इस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इनका नेगेटिव चार्ज खत्म, इनमें नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था लेकिन इनके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो इनके भी नेगेटिव चार्ज खत्म, और यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आया है तो पहले से पॉजिटिव थे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर ये भी न्यूट्रलाइज खत्म, तो अल्टीमेटली हमें ये मिल गया। अब अगर हम ये और ये को कंपेयर करें तो देखिए क्या हुआ, इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे वो चेंज होकर कैसे बन गए, बस इतना ही डिफरेंस है, और ये सारे उनके बीच के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थे। तो इनको भी अगर मैं यहीं पे फिट करने की कोशिश करूं थोड़ा छोटे करके, तो ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर है ऐसा। तो यहाँ से यहाँ ये तीन क्या दे रहे हैं हमें, माइनस आर इफेक्ट दिखा रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट। इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, बाहर इलेक्ट्रॉन जो है रिंग से बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आ रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये NH2 रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर डालने के लिए, इसलिए हमारा NH2 एक प्लस आर इफेक्ट है। यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को रिंग से बाहर निकालने के लिए, NO2, इसलिए हमारा NO2 एक माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आर इफेक्ट कौन कौन दिखाते हैं, दिखता हूँ, ये है COOH, फिर है CHO, फिर है हमारा डबल बॉन्ड CO, फिर है CN और NO2, ये सारे हमें माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो अब प्लस आर इफेक्ट ग्रुप और माइनस आर इफेक्ट ग्रुप के बारे में एक एक ज़रूरी बात और जान लेते हैं कि प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप वो होंगे दे मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। इनको करना क्या है, प्लस आर वाले ग्रुप को हमारे बेंजीन रिंग के अंदर या हमारे कोई भी चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को पंप करना है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अंदर डोनेट करना चाहते हैं तो उनके पास या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो खुद नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। तो ये बात जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, हमारा NH2 एक एग्जाम्पल है, वैसे क्लोरीन एग्जाम्पल है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये OH एग्जाम्पल है। ये सारे में हमें क्या मिलता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर मैं एक क्लोरीन की बात करूँ यहाँ पर, और पहले हमने एक रिंग वाला एग्जाम्पल देखा है, तो अब हम प्लस आर इफेक्ट के लिए एक स्ट्रेट चेन वाले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो प्लस आर इफेक्ट के लिए एक स्ट्रेट चेन के एग्जाम्पल को देखो, ऐसा हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ क्लोरीन के पास हमें पता है लोन पेयर होते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक और होता है 7, लेकिन वो ये कार्बन के संग इन्होंने बॉन्ड बनाया। अब ये प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, मतलब क्या है कि इस पूरे चेन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को पंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इनका ऐसे होगा, ये लोन पेयर यहाँ से उठकर यहाँ आ रहे हैं, ओके, और इसी के कारण यहाँ से ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर किनके किनके रेजोनेंस इफेक्ट में हमने पढ़ा ना कि या तो लोन पेयर और बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है ना। यहीं पर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन में ही। तो रेजोनेंस इफेक्ट में या तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है या तो पाई बॉन्ड और लोन पेयर का मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पाई बॉन्ड का ही मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रहे थे। यहाँ भी हमारा पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुए। इस मूवमेंट के बाद हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसके बाद हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। एरो यहाँ दिखाते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, फिर एरो यहाँ दिखाएंगे तो स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 जो जहाँ है वहाँ पहले लिख देता हूँ, इनमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा इनके बीच में,
तो इनके पास फिर ये इलेक्ट्रॉन 2 चलेगा, यहाँ 1 2 3 4 सॉरी, और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ चले गए, तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके सर पे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब कौन सा क्या चार्ज लिया है देखते हैं। इनके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के हैं, ये 5 और 6, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इनके पास देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ 5, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, होना चाहिए था इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये इनका प्लस आर इफेक्ट हो गया, मतलब क्लोरीन के कारण क्लोरीन ने इस पूरे चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को पंप कर दिया, मतलब ये चेन नेगेटिव कर दिया, क्लोरीन खुद पॉजिटिव हो गया। तो इन्होंने क्या इफेक्ट दिखाया, प्लस आर इफेक्ट। रेजोनेंस के कारण हमारे मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक साइड प्लस आ गया, एक साइड माइनस आ गया, एक प्लस आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट परमानेंट है विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल रिएजेंट, इसलिए इसे रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट कहते हैं। वैसे ही अगर अब हम माइनस आर इफेक्ट की बात करें तो इनके पास क्या होना चाहिए, यहाँ लिखा है इनके पास होना चाहिए मस्ट हैव, माइनस आर इफेक्ट वाले ग्रुप के पास मस्ट हैव अटैच्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाया पाई बॉन्ड। तो जो भी हमें माइनस आर इफेक्ट देगा वो एक ऐसे मतलब एटम के साथ अटैच होने चाहिए पाई बॉन्ड के जरिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमें कौन दे रहा है यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट NO2, ये NO2, तो अगर NO2 को अच्छे से देखा जाए तो ये क्या है, ऐसा है, ये N, यहाँ पर O और यहाँ पर O, ऐसे, ये हमारा NO2 है। तो ये N किससे अटैच्ड है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की है। और कैसे अटैच्ड है, वाया पाई बॉन्ड। तो ऐसे ही ग्रुप्स जो है वो माइनस आई इफेक्ट के काम करेंगे। कुछ और अगर देखें तो ये ऑक्सीजन को ये देख लेते हैं, COH, ये कैसे काम करता है, ऐसा C है, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड इधर OH। यहाँ पे ये C जो है ये इनसे ज़्यादा, C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, उसके साथ ये कनेक्टेड है भाया डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड में भी सेम है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ तो और भी सीधा है, ये C डबल बॉन्ड O, 2 ऐसे, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड के जरिए O से कनेक्टेड है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू C। CN की बात करूँ तो ये C है और ये ट्रिपल बॉन्ड के संग कनेक्टेड होता है N के साथ। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड के संग कनेक्टेड है, N क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू C, देयरफॉर ये भी हमें माइनस आई इफेक्ट देंगे। इनका काम क्या होगा, इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो C से तो इलेक्ट्रॉन लेंगे ही, साथ में जो C जिनसे कनेक्टेड होगा उनसे भी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ये माइनस आई इफेक्ट दिखाना शुरू कर देंगे। तो इनको भी एक हमने तो यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर में एक चेन वाले रिंग वाले एग्जाम्पल में इनका इफेक्ट देख लिया है, अब एक चेन वाले एग्जाम्पल में भी इनका इफेक्ट देख लेते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इनका, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। तो जस्ट ऐसा था, सेम मैंने लिया, जस्ट क्लोरीन के जगह हमने CN ले लिया। यहाँ पर हम क्लोरीन थे प्लस आई इफेक्ट दिखाने, प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाले, इनके जगह हमने CN ले लिया जो माइनस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। तो इनको देखते हैं कैसे काम करता है। अगर मैं इनको थोड़ा डिटेल में और लिखूं तो इनको ऐसे लिख सकता हूं, क्या थोड़ा जगह कम हो रहा है, ऐसे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, यहाँ सीधा ट्रिपल बॉन्ड दिखाता हूँ ऐसे। और क्या, नाइट्रोजन हमें पता है, पहले भी शायद बनाया था मैंने, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खुद के, नाइट्रोजन के बाद खुद के यहाँ पर दिखाया था 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5, तब ये न्यूट्रल है। तो हमारा ये नाइट्रोजन भी 5 इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा, तभी कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ 1 2
3 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन पेयर, ये हमारा नाइट्रोजन है। बाकी सारे जैसे जैसे है ऐसे ही। इनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि इनको तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, बाहर डालना नहीं है, इसलिए ये अपने लोन पेयर तो और यहाँ अंदर कहीं डालेंगे नहीं, ये बल्कि यहाँ से निकालेंगे। तो ये अगर यहाँ से निकाल ले तो क्या होगा, ये यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से भी निकल कर इसकी तरफ आएगा। जैसे ये डाल रहे थे तो ये भी यहाँ से दूसरी तरफ ले जा रहा था, ये यहाँ से ले जा रहे हैं तो यहाँ से भी वापस आ रहा है। तो इनको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, ऐसे। तो इनके बाद जो मैंने एरो यहाँ दिखाया उनका एग्जीक्यूशन यहाँ होगा। तो कैसे होगा, CH2 अपने जगह, CH अपने जगह, C अपने जगह, N अपने जगह। ओके, N में 2 लोन पेयर थे वो है ही, 2 यहाँ से भी लोन इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ लोन पेयर बन जा रहे हैं इनके साथ में। अब इनके बीच में 2 ही बॉन्ड रहे और यहाँ से ये 2 उठकर यहाँ आ गए, तो यहाँ पर 2 बन रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही रह गया। अगर ऐसे बना लिया हमने, अब देखिए इस N का क्या हो रहा है, N के पास 1 2 3 4 और ये 5 ये 6, खुद की कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, होने चाहिए थे 5, तो ये माइनस चार्ज। ये C के पास 1 2 3 4 खुद के 4 इलेक्ट्रॉन से चलेगा। ये C के पास 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के संग 4, इनका भी चलेगा। ये C के पास 2 हाइड्रोजन के 2 और एक यहाँ 3, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इनका चला गया, तो ये हो गए पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए कौन सा ग्रुप था, ये ग्रुप अटैच हुआ है, यही तो हमारा ग्रुप है ना, ये ग्रुप अटैच हुआ यहाँ, ये CN ग्रुप, ये CN कहाँ गया, हाँ ये CN ग्रुप जो हमने बताया था, ये CN ग्रुप, ये CN ग्रुप यहाँ पर अटैच हुआ और इन्होंने इस पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। क्योंकि चेन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, इन्होंने माइनस आई इफेक्ट दिखाया, इसलिए इस चेन के भीतर पॉजिटिव इफेक्ट आ गया और ये खुद नेगेटिव हो गया। तो यह हम देख सकते हैं कैसे ये माइनस आई इफेक्ट आर इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब इनके बाद हम थोड़ा रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस समझ लेते हैं। इन जनरल आप देखेंगे इसे हम +R/+M या -R/-M लिखते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हमारे रेजोनेंस इफेक्ट वर्सेस मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों में ही सेम ही काम हो रहा है, लेकिन रीज़न डिफरेंट है। तो हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तो मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं, ये ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब हमें पता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, लिख देता हूँ। कॉन्जुगेशन मीन्स alternate सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और इस केस में क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव्स इन वन डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। पाई इलेक्ट्रॉन हमारी कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस केस में देखेंगे तो ये हमारे जो इसके पहले हमने देखा, तो यहाँ क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर भी डायरेक्शन मूव कर सकते थे, ये ऊपर भी जा सकते थे नीचे भी जा सकते थे, नहीं, इस पाई बॉन्ड को इधर ही आना था यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ रहे हैं तो इस पाई बॉन्ड को यहाँ आना है, तभी जाकर यहाँ अगर चले जाएंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन तो ये फिर मिसमैच हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, इसे इसी डायरेक्शन में ही मूव करना था। यहाँ भी ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे तो ये पाई बॉन्ड को इसी डायरेक्शन में मूव करना था। तो ये डायरेक्शन इनका इंडिपेंडेंट नहीं है, इधर भी चले जाए ऐसा नहीं है इन केस में। इनका एग्जाम्पल लेकर देखो और अच्छे से समझने के लिए इन बातों को,
तो हम ऐसा ले सकते हैं CH2 CH CH CH2, ठीक है। इनमें कॉन्जुगेट है तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेट है इनमें। अब इनमें मैं कह रहा हूँ मोमेंट किनका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स के होंगे और एनी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो मैं दो एग्जांपल लूँगा। एक मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहे, पाई बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ जा रहे हैं और ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ जा रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या मिलेगा अगर ऐसा हो रहा है तो हमें मिल रहा है CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड, पहले CH लिख लेते हैं सब, ये तो चेंज नहीं होने वाले। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड हो जाएंगे और यहाँ से उठकर यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ लोन पेयर और यहाँ सिंगल बॉन्ड। इनको भी अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, तो इनके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है खुद के, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गए। और इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इतना तो हमने समझ लिया। दूसरे एक और मूवमेंट इनमें पॉसिबल थी जो है ये वाले, कि इस डायरेक्शन में मूव ना करके ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन मूव करे, ऐसे यहाँ से इनके पास और यहाँ से उठकर इस कार्बन के पास, ऐसे भी पॉसिबल थी। अगर ऐसे करते तो CH2 CH CH और CH2 इनका निकल कर यहाँ जा रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड बनकर यहाँ डबल बॉन्ड, और इनका निकल कर यहाँ जा रहा है तो इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। सॉरी, यहाँ से नहीं निकल के जा रहा, मैं कुछ भी बना दिया, ये यहाँ से निकल कर इनके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर लोन पेयर, ऐसे बना दिया। फिर से चार्ज देखो तो ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये तीनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। लेकिन ये कॉन्जुगेट बना है जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये कॉन्जुगेट बना है पर्पल वाले जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हो रहा है ये रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वही अगर हमें मेसोमेरिक इफेक्ट देखना है तो वो कैसे होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट उनके क्या कंडीशंस है, वो कैसे डिफरेंट है रेजोनेंस इफेक्ट से। तो मेसोमेरिक इफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था क्या, नहीं था। क्या प्रेजेंट था, कॉन्जुगेशन, लोन डबल पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होंगे या और सब्स्टिट्यूएंट्स, तो कुछ ऐसे अलग से लगा होगा, जैसे क्लोरीन लगा हो, ये CN लगा हो, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये सारे मेसोमेरिक इफेक्ट होंगे। यहाँ पर मूवमेंट किनका होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर पॉसिबल। कैसे, क्या यहाँ पर बोथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे, इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पर पॉसिबल ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन वन डायरेक्शन। अब इनके एग्जांपल देखते हैं थोड़े और अच्छे से समझने के लिए। इनके एग्जांपल में है हमारा ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये न्यूट्रल है। ये अब कैसा मूवमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होंगे, तो हमें पता है क्लोरीन किस टाइप के ग्रुप है। क्लोरीन हमारा हेलोजन है और हेलोजन पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये देखिए प्लस आर इफेक्ट हेलोजन जिसमें क्लोरीन भी है। तो हमने यहाँ पर एक यही सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया था, यही एग्जांपल हम यहाँ फिर से ले रहे हैं। यहाँ हम कह रहे थे ये प्लस आर इफेक्ट है, एक्चुअली ये आर और एम के बीच में तब हमने डिफरेंस नहीं निकाला था, अब हम यहाँ एम और आर के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं।
तो एक्चुअली ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। कैसे? इनके ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर रिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे, तो इसलिए प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। इनके ये इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ आ जाएंगे और इनके ये इलेक्ट्रॉन्स उठकर यहाँ चले जाएंगे, और यही डायरेक्शन से पॉसिबल है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH2 यहाँ लिख देता हूँ, CH यहाँ, Cl यहाँ, इनके बीच 2 बॉन्ड हो जाएगा, इनके बच 1 बॉन्ड रहे होगा। इनके इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ गए, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर, इनके 2 लोन पेयर चले गए, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोन पेयर दिखेंगे, 1 लोन पेयर यहाँ आ गए। इनकी चार्ज के बारे में देखूँ तो इनके पास खुद के 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 7 होने चाहिए थे, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इनकी चार्ज के बारे में देखूँ तो अब तक आप समझ गए होंगे, इनके पास तो नेगेटिव चार्ज है। ऐसे काम क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन के अंदर से इन्होंने रिंग के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पंप कर दिया, सो प्लस आर इफेक्ट इन्होंने शो किया। एक और एग्जांपल देखते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करने का। तो उनके लिए हमने कौन सा एग्जांपल लिया था पहले? माइनस आई इफेक्ट के लिए ये है क्या? प्लस एम इफेक्ट। माइनस एन इफेक्ट के लिए माइनस एम इफेक्ट के लिए सेम लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड CN। अब CN हमारा प्लस माइनस एम इफेक्ट शो करता है। एम क्यों लिख रहे हैं आप, आर क्यों नहीं लिख रहे? कि हमने एम और आर के बीच में डिफरेंस निकाल लिया है, एम मतलब फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो ये हमारा माइनस आई एम इफेक्ट है। यहाँ इस एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले लिखे थे हमने, ट्रिपल बॉन्ड एन, और इनके पास एक लोन पेयर भी है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होंगे इनमें? सेम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉन इनके पास चले जाते हैं और फिर यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, ये मोमेंट है। तो कैसे? CH2 यहाँ पर CH, यहाँ पर C, यहाँ पर N, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास पहले ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अब और आ गए। यहाँ पर 3 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड बन गया। यहाँ पर 1 बॉन्ड था, यहाँ से बॉन्ड आ रहा है तो 2 बॉन्ड बन गए। यहाँ पर 2 बॉन्ड थे, 1 बॉन्ड चले गए तो सिंगल बॉन्ड बन गए। इन्हें अब तक समझ आ रहा होगा कि ये प्लस चार्ज होता है, जैसे यहाँ भी प्लस चार्ज था, ये प्लस चार्ज हो गया। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज? 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हो गए, होने चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नेगेटिव चार्ज। तो हमारा ये CN ग्रुप ने मिलकर क्या किया? इस पूरे चेन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया है। ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। ओके, तो फाइनली हम ये नोट देख लेते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट वेयर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट। तो ऐसे रेजोनेंस इफेक्ट जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जैसे ये Cl हो, क्लोरीन या CN हो, ये फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, और जहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन। यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल थे ओनली इनसाइड द चेन, यहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे आउटसाइड द चेन, चेन से बाहर की तरफ। तो ऐसे को ही हम मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। Hence, all mesomeric effects are resonance effect, but all resonance effects are not mesomeric effect. यहाँ रेजोनेंस भी है प्लस मेजोमेरिक भी है, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट है लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स यहाँ बोथ साइड पॉसिबल है और कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है। तो ये रेजोनेंस से एज वेल एज मेजोमेरिक भी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है और एज वेल एज फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट है। Therefore, all mesomeric effects are resonance effect but all resonance effects are not mesomeric effect. इतनी बातें हमें समझ आ गई। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया था कि किनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है किनका कम है, वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट से भी हम ये बता सकते हैं कि किन में स्टेबिलिटी ज़्यादा है या किन में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है।
तो इनके लिए एक यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल या समझते हैं कि एप्लीकेशन, सीधा लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इन स्टेबिलिटी। और क्वेश्चन ये है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। विच इज मोर स्टेबल। नंबर 1 है RCOOH, ये ज़्यादा स्टेबल है, या नंबर 2 RCOO माइनस, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये है क्या? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इनका। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, तो ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है? RCOO माइनस, इनका H चला गया, अब ये माइनस है, इन्हें कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन, इस एसिड का ही ये आयन है। H प्लस जाने के बाद जो बच रहा है ये। अब इन दोनों में से कौन से ज़्यादा स्टेबल है ये हमसे पूछा गया है, और ये हम R इफेक्ट से पता करेंगे। अगर मैं इनको ड्रॉ करूँ तो मैं इनको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? सीधा मैं लिख सकता हूँ जैसे कि R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये अगर हाइड्रोजन लूज कर दे तो कैसा बनेगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, यही होता है ना। H प्लस इनका निकल गया और यहाँ से ये O माइनस बचा। अब सवाल क्वेश्चन यही है कि ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्या इनमें रेजोनेंस हम करा सकते हैं? इनका नाम पहले देखते हैं। ये कार्बोक्सिलेट एसिड है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अब मैं क्या इनमें रेजोनेंस करा सकता हूँ? मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, तो क्या रेजोनेंस होगा इनमें? नहीं होगा। इनमें रेजोनेंस हो सकता है, कैसे करके देखते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं था, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लोन पेयर, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में हमने क्या पता चल रहा है? 2 लोन पेयर थे। इनको अगर मैं देखूँ तो इनमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। ये 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन के संग हाइड्रोजन के संग बॉन्ड है 6, तो इनमें भी कोई चार्ज नहीं है, ऐसे ये थे। तो यहाँ पर वैसे ही बनाता हूँ 1 2 3 4, ये 5, लेकिन यहाँ 6 होने से तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये नॉर्मल चार्ज रहता। हाइड्रोजन ने क्या किया? ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डेड थे ना हमारे ऑक्सीजन के साथ, ये तो ऐसे बॉन्ड बना रहे थे। हाइड्रोजन ने अपना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़कर चले गए, मतलब जब ये हाइड्रोजन गए इनके पास, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ये वही 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया हमारा ऑक्सीजन। इतनी बात हमने समझे, ये हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे नेगेटिव चार्ज करके यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये हमारा हाइड्रोजन है ऐसा। अब इनका रेजोनेंस क्या पॉसिबल है? आंसर है हाँ है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है ऐसा, जो मैं एरो से दिखाऊंगा। कैसे? ये हमने पहले भी देख चुका है। डबल बॉन्ड के ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे और इनके डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर यहाँ चले जाएंगे ऐसे। तब इनमें मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया था, ये पहले दिखा देता हूँ फिर एरो बनाऊंगा। इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 4 मैं बना के रखता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाते हैं फिर से। तो यहाँ से डबल बॉन्ड उठकर यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाएंगे और यहाँ से उठकर यहाँ आएंगे। ऐसा अगर मैंने एरो में बनाया है वो अगर मैं कर दूँ तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा।
ये हमारा R, ये C, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनके चार्ज भी चला जाएगा क्योंकि 1 2 3 4, ये 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास, इनका चार्ज गया। इनको देखूँ मैं तो इनके पास 1 2 3 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और आ जा रहे हैं, तो ये 1 2 3 4 था, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब इनका चार्ज देखो तो 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो 7, इनमें नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन की बात करूँ तो इनके पास पहले भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी भी यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सेम है, तो ये यहाँ पर हो गया। इनमें भी अगर मैं एरो बना दूँ फिर से ये रेजोनेंस करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले किए थे। यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर यहाँ जा रहे हैं रिटर्न, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जो एरो बनाया हूँ वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये बनेगा, यहाँ पर जो एरो बनाया हूँ वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये बनेगा। इनमें रेजोनेंस है, तो इनका अगर मैं ओवरऑल बनाऊँ स्ट्रक्चर तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, बोथ मिलाकर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये तो एक कैनोनिकल फॉर्म है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, दोनों कैनोनिकल फॉर्म का हाइब्रिड क्या होगा, इन दोनों कैनोनिकल फॉर्म का हाइब्रिड होगा कुछ ऐसा। हाइब्रिड ऑफ बोथ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फॉर्म। हमारे पास एक R है, एक C है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, दोनों में ही हमें ऐसे बॉन्ड दिखाएंगे, और चार्ज यहाँ पर माइनस चार्ज है ना दोनों में, वो ऐसे बीच में एक माइनस चार्ज लिख देंगे बस। तो ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अब अगर इनमें तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा और इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो कौन से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर गिविंग आउट H+ आयन बिकम्स कार्बोक्सिलेट आयन विच इज स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इनके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ये R की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये पहले H लेता हूँ, ये हमारा हो गया कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। इनकी स्टेबिलिटी कम है, किनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एसीटेट आयन की, एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कैसे दिखने में है, ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। इनका ये कैनोनिकल फॉर्म क्या है, इनका ये कैनोनिकल फॉर्म ऐसा होगा, और यहाँ पर लिखता हूँ इनका ये कैनोनिकल फॉर्म है, जहाँ पर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O होगा। ये दोनों ही कैनोनिकल फॉर्म है। अगर H हो तो सेम बात है, अब यहाँ पर H के साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, और इनका ये ज़्यादा ये कम स्टेबल होगा और इनके आयन्स ज़्यादा स्टेबल होंगे, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट आयन। ये फॉर्मेट आयन क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इनका, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है H सिंगल बॉन्ड O माइनस ऊपर और डबल बॉन्ड O नीचे। तो ये दोनों ही कैनोनिकल फॉर्म है, उनका हाइब्रिड हमने यहाँ पर बनाया है, इस टाइप के ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर किसी ने पूछा है कि ये और ये में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट। तो हमने यहाँ लिख दिया कि कार्बोक्सिलेट एसिड RCOH आफ्टर गिविंग आउट H+ आयन बिकम्स कार्बोक्सिलेट आयन जो है RCO माइनस विच इज स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसलिए ये स्टेबल है, इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू इनके एसिड्स। ये फॉर्मिक एसिड होगा, यहाँ पर मैंने एसिड लिखना छूट गया। ठीक है, अब किसी ने पूछा कि ये तो पता चल गया कि ये एसिड और आयंस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, हमारा आयन ज़्यादा स्टेबल है, एसिड कम स्टेबल है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि ये एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन से ज़्यादा एसिडिक है, तो इनका क्या आंसर होगा? सीधी सी बात है, हमने पहले भी देखा है, वही एसिड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एसिड का काम क्या है? यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन कि विच इज़ मोर स्टेबल, मोर एसिडिक, विच इज़ मोर एसिडिक, नंबर 1 HCOOH, नंबर 2 CH3COOH। ये इनका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या है इनका कि कौन से ज़्यादा एसिडिक है हमसे पूछ रहा है, तो वो मोर एसिडिक सब्सटेंस या कंपाउंड लिखता हूँ, कौन होते हैं जो गिव्स आउट H प्लस ईजली, और कौन H प्लस ईजली देते हैं? डैट हैज़ मोर स्टेबल नेगेटिव काउंटर पार्ट आफ्टर गिविंग आउट H प्लस। और किनका ज़्यादा स्टेबल काउंटर पार्ट होगा आफ्टर गिविंग आउट H प्लस? जो हमारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से कनेक्टेड होंगे। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से कनेक्टेड होंगे। तो दैट इज कनेक्टेड टू माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब देखिए CH3 का क्या काम है? ये तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है, ये ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पंप करते हैं, ये हमें पता है, हमने पहले भी ये देखा है। तो हमारे दो आयंस कैसे है पहले वो बना लेते हैं। इनके आयंस बन जाएंगे ऐसे, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये है एक आयन, और दूसरे आयन है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये आयन है। इनका काम क्या है? ये दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पंप करते हैं भीतर की तरफ। ऑलरेडी ये नेगेटिव है और इनमें इलेक्ट्रॉन पंप करेंगे तो ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इनका ओवरऑल स्टेबिलिटी, ओवरऑल चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। O will become more negative due to plus I effect of CH3, ये हमने देखा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इनका प्लस आई इफेक्ट कम है, या मैं कह सकता हूँ माइनस आई इफेक्ट है। तो इनके कारण क्या होगा? इनका O विल, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से विड्रॉ करते हैं, स्लाइटली विड्रॉ करते हैं, या इनके कंपैरिजन में कम पुश करते हैं। तो O विल बिकम लेस नेगेटिव ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ H। तो जो ज़्यादा चार्ज हो जा रहे हैं इनमें, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इनका चार्ज कम हो जा रहा है तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो इसके कारण हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारा ये फॉर्मेट आयन
ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एसीटेट आयन। ये है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ भी इनकी एसिड की ज़्यादा होगी। तो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक कंपेयर टू एसिटिक एसिड। ये हो गई स्ट्रेंथ। ओके, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ ओ नहीं लगकर, क्योंकि ये तो पंप कर रहे ये पूरे में C डबल बॉन्ड O और ये O पूरे में ही पंप कर रहे, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ O नहीं लिख करके कि हमारा COO माइनस, ये जो ओवरऑल है ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो COO माइनस है ये उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे। यहाँ से यहाँ ये पूरे को कंसिडर करके लिख रहे हैं। ओके, थैंक यू।